तो कैसे हैं आप लोग। जोशी सर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तराखंड वन दरोगा परीक्षा की दृष्टि से आप लोगों के लिए पूरा मॉक टेस्ट आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपके सिलेबस से बाहर है, परंतु हम आपसे कहना चाहते हैं कि आपको ये पूरा 100 नंबर का जो आपके सामने पेपर आ रहा है उसको स्वयं दें। आप लोगों को इससे अपना स्तर पता लगेगा। हो सकता है बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ से एक प्रेरणा मिले, क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी प्रश्न डाले हैं वो पूरे आपके सिलेबस पर आधारित हैं। दूसरा, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अपने बगल में एक कॉपी रख लें और पूरा 1 से लेकर 100 तक अंक लिख लें। जो जो क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं उनको एक तरफ कर लें और जो जो प्रश्न गलत होते हैं उनको दोबारा करने की कोशिश करें। इससे आपका रिवीजन भी होगा और आपको पता भी लगेगा कौन कौन से टॉपिक आपको करने हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 100 प्रश्न हैं। बिल्कुल आप लोगों को यहाँ पर हमारे साथ बने रहना है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके सिलेबस से बाहर है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पे सबसे पहला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है उसमें है, मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्भवन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सबसे पहला जो उत्तर होगा इसका, जल्दी से आप लोगों को बताना है। देखो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि हमें 100 प्रश्न करने हैं। लगभग हम 45 मिनट में पूरे 100 प्रश्न पूरे कर लेंगे। सीरियस विद्यार्थी इसको ज़रूर पूरा करेगा। देखो यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप लोगों को स्किप करके बिल्कुल नहीं चलना है। हो सकता है आप लोगों के 3 से 4 प्रश्न इसी मॉक टेस्ट से देखने को मिल जाएं आपके आगामी परीक्षा में। चलो आगे चलते हैं। दूसरा आपके सामने प्रश्न है, आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि। आपको सबको पता होना चाहिए आकाश नीला प्रतीत क्यों होता है। वातावरण के वायु कण सूर्य किरणों के साथ विकणित हो जाते हैं, इस कारण से ये दिखता है। इस चीज़ को मानकर चले। देखो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हो रहे होंगे। आगे चलते हैं। विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत किसने दिया था। प्रतिपादित भी वही होता है। विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आप लोगों को यहाँ पर उत्तर देना है। तो इसका उत्तर क्या हो रहा होगा, डार्विन इसका उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है। आप लोग जानते हैं जब आपकी आइस होती है, इस चीज़ को आपने बिल्कुल 10वीं कक्षा के यहाँ पर मानव नेत्र के अंतर्गत पढ़ा होगा। जब इसमें यहाँ पर प्रकाश जाता है तो प्रकाश के अंतर्गत जो लेंस होता है उसको यहाँ पर नियंत्रित कौन करता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आइरिस होती है। इस चीज़ को आप लोग देख लेना। मानव नेत्र से आपको लगभग 2 प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। जितने विद्यार्थी हैं इस चीज़ को सुन लें। और जो मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, जो जो मैं टॉपिक आप लोगों को इस मॉक टेस्ट में बताऊंगा उसको अच्छे से कर जाना। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति अनुचुंबकीय होता है, इसके अंतर्गत बात करेंगे तो इसमें 5वें का कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल सही उत्तर हो रहा होगा। अनुचुंबकीय कौन सा होगा, ऑक्सीजन होता है। आगे चलते हैं। बिल्कुल आपके सामने अगला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर सिरका निम्न में से किसका वाणिज्य नाम क्या है। देखो ऐसे प्रश्न आपको डायरेक्ट मिलेंगे, अगर आप लोगों ने करे होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। मैंने पहले ही बोला था रासायनिक नाम वाले, वैज्ञानिक नाम वाले प्रश्न आपके उसमें आएंगे। इसलिए सिरका का यहाँ पर वाणिज्य नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड इसको कहते हैं। छठे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एसिटिक एसिड कहा जाता है। आगे चलते हैं। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन का योगदान कितना है। देखो ऐसे प्रश्न शायद आप लोग नहीं कर पाएं, और मैं मानता हूं ऐसे प्रश्न अगर आपको नहीं आते हैं तो 1-2 प्रश्न से आपका कुछ नहीं होता है। लगभग मैं ये मानकर चलता हूं कि इस बार 80 प्लस यहाँ की कट ऑफ बहुत अच्छी होने वाली है। और 80 में आप लोग 1-2 प्रश्न अगर छोड़ भी आते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु यहाँ पर यदि आपको इसका पता है तो आप लोगों के सामने जो प्रश्न का उत्तर होगा वो 20% हो रहा होगा। मैं पहले ही बोलूँगा प्रश्नों को स्किप करना भी आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लाइन बाय लाइन आप करते जाएं और गलत क्वेश्चन कर दें। सही क्वेश्चन उससे आप लोगों के गलत हो जाते हैं। माइनस मार्किंग भी इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत है। आगे चलते हैं। 8वां आपके सामने है, चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, शैलोवृद्ध कहलाते हैं। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर, वेक्टर मतलब होता है सदिश राशि, याद रखना वेक्टर का मतलब होता है सदिश राशि। और एक आपकी होती है
अदिश राशि, मैंने आपको कल इसको पूरा अच्छे से बताया था। सदिश राशि कौन सी होती है, अदिश राशि कौन सी होती है। सदिश राशि वो होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, परंतु यहाँ पर दिशा नहीं होगी, सिर्फ परिमाण होगा। यहाँ पर वेक्टर के बारे में पूछा गया है, और स्केलर होती है आपकी दूसरी, स्केलर को अदिश कहा जाता है। तो वेक्टर कौन सी है, सदिश राशि है। इसमें हम बात करेंगे तो संवेग हमारी सदिश राशि होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं, आप लोगों ने सुना ये हमेशा महसूस भी किया होगा। देखो साइंस क्या है, साइंस आपके इमेजिन पर आधारित है, और साइंस एक ऐसा विषय है कि आपने उसको प्रैक्टिकल किया होगा। जब हम रबड़ वाले गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं तो या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसा पदार्थ में पाई जाती है, क्या पाई जाएगी, उसके अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। याद रखना, गतिज ऊर्जा मत करना, स्थितिज ऊर्जा इसका सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर आप लोगों के सामने थोरियम हो रहा होगा। थोरियम यहाँ पर भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे चलेंगे, आगे देखते हैं। सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। महत्वपूर्ण हो जाएगा, आप लोगों को सबको पता होना चाहिए, यह आयोडीन का एक स्रोत है। आगे चलेंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको सीएनजी कहते हैं, सीएनजी में मीथेन होता है। अब आपको ये बताना है, घर में जो आप रसोई के अंतर्गत गैस यूज करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, आप या उसके अंतर्गत कौन सा घटक होता है, जल्दी आप मुझे कमेंट सेशन पर बताएंगे। महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14वें का उत्तर आप लोगों का स्थितिज ऊर्जा हो रहा होगा। ठीक है, चाबी से भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया महत्वपूर्ण है। देखो, जैसा प्रश्न पत्र आपका पुराने ईयर या प्रीवियस ईयर में आया था वैसे ही प्रश्न हमने आपके सामने रखे हैं, और यहाँ पर एक एक करके बिल्कुल छाट छाट कर आपको ये प्रश्न रखा गया है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर यहाँ पर जो हो जाता है MgOH का होल ट्वाइस, इसका सही उत्तर हो रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। समरूप अंग कौन से हैं, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं। जिनके कार्य समान होते हैं उनको समरूप अंग कहा जाता है। आगे चलेंगे। द्विधनात्मक जिंक का आयन, याद रखना Zn+2 की बात की गई है। Zn+2 की बात की गई है। आयन जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखो, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, यदि आप लोगों को पता होगा द्रव्यमान संख्या का सूत्र क्या है, यदि आपको पता होगा इसका परमाणु क्रमांक कितना है, तो Zn का परमाणु क्रमांक 30 होता है। और आपको ये पता होना चाहिए जब परमाणु क्रमांक 30 है तो इसमें परमाणु के अंतर्गत प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। और द्रव्यमान संख्या कहता है कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब हमसे पूछा गया है कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगा द्रव्यमान संख्या माइनस यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या, तो आपके सामने उत्तर आएगा 40। ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण ये है कि ये वाला प्रश्न मैंने क्यों रखा, इसमें Zn+2 की बात की गई है। याद रखना, जब भी हम लोग यहाँ पर किसकी, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु की संख्या, इन चीज़ों की बात करेंगे तो यहाँ पर चार्ज का कोई भी महत्व नहीं होता। ये महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना। Zn+2 जब भी आएगा तो यहाँ पर जो चार्ज है उसमें इसका महत्व नहीं होगा। बस यही प्रश्न का यहाँ पर ट्रिक थी और प्रश्न लाने का जरिया भी यही था। ठीक है, Zn+ में जो चार्ज है इसका कोई महत्व नहीं है। आपको डायरेक्ट द्रव्यमान संख्या से न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या आराम से देखने को मिल सकती है। आगे चलेंगे। 1 पिकोग्राम महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम हो रहा होगा। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। प्रकाशीय तंतु, इसके बारे में मैंने कल अपने कम्युनिटी बॉक्स में करवाया था। प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करेगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करेगा। जब आप लोगों ने
पहला यहाँ पर करा होगा परावर्तन और अपवर्तन, जो आपने किया होगा परावर्तन और अपवर्तन, उसके अंतर्गत आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है और वहाँ पर इसका एक प्रकाशीय तंतु इसका एक उदाहरण हो जाता है। ये सब भी आपको करके जाने हैं। विवर्तन क्या होता है, प्रकीर्ण क्या होता है, वृत्तीकरण क्या होता है। अभी वृत्तीकरण का एक उदाहरण अभी आपके सामने आगे आने वाला है, प्रकीर्ण का भी आपके सामने आने वाला है, विवर्तन का भी। देखो ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ऐसा प्रश्न पत्र लाया हूं जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगे। आगे चलते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सी गैस मुख्य भूमिका निभा रही है, ऐसे प्रश्न आपको आएंगे। बस आपको पहले ये होना चाहिए कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंतर्गत 5 गैसें होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती है, याद रखना। ये 5 महत्वपूर्ण गैसें हैं, परंतु इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, जो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाती है। आगे चलते हैं। इसकी ज़्यादा होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। ये मैं एक दिन अलग से एक टॉपिक में आपको पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट करवा दूंगा, वहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। वायुमंडलीय ऑक्सीजन का उपयोग किन प्रक्रियाओं में होता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह श्वसन के लिए भी किया जाएगा, दहन के लिए भी किया जाएगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण में भी किया जाएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त में सभी। याद रखना, ऐसे ही प्रश्न आपको घुमाते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इसमें श्वसन और दहन में यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे, परंतु इसका उत्तर उपरोक्त में सही, बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसका कारण है घनत्व। याद रखना, आप लोगों ने अगर घनत्व अच्छे से करा होगा तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सामने दिखती हैं। आगे चलेंगे। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है, महत्वपूर्ण है, 24 घंटे होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्न में से किसको गुब्बारे में भरने में उपयोग में लाया जाता है। आप लोग जानते हैं ऐसा कौन सी गैस है जो गुब्बारे के अंतर्गत भरी जाती है, वो है हीलियम। इसका मतलब है कि सबसे हल्की गैस यहाँ पर आप लोग सब जानते होंगे कौन सी है, हीलियम गैस है, जिसके कारण ये हवा में उड़ती है। ठीक है, आगे चलेंगे। गाजर के अंतर्गत, ये बहुत सिंपल प्रश्न है, सबको पता होगा, विटामिन ए है। विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है, सब लोग जानते हैं। आगे चलेंगे। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा। देखो यहाँ पर अब इसको फिर समझाने की बात है, जो जो मुझे समझाना है उस क्वेश्चन पे मैं टाइम दे रहा हूँ। अब आपसे पूछा गया है द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। आप लोग जानते हैं द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। द्रव्यमान संख्या जब भी पूछी जाएगी तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी जाएगी। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। प्रोटॉन यहाँ पर 2 हैं और प्लस यहाँ पर न्यूट्रॉन भी 2 हैं, तो इसका उत्तर 4 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्मोस्टेट जब भी आएगा तो तापमान का स्थिर रहना इसके अंतर्गत आएगा। ये 11th का थर्मोडायनेमिक के अंतर्गत आने वाला प्रश्न है। यहाँ पर मैंने इसलिए पूछा है क्योंकि आप लोगों के अंतर्गत यहाँ पर अगर बात करेंगे, सबसे पहला यहाँ पर जो आप लोगों का रसायन विज्ञान के अंतर्गत चैप्टर है उसमें ये प्रश्न आते हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों को वाष्पन, क्वथनांक, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। वहाँ से ये प्रश्न बनकर आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नीले लिटमस को कौन लाल कर देता है, ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। सारे पीएच वाले, याद रखना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसकी फुल फॉर्म है। सारे पीएच वाले आपको करके जाने हैं। नींबू का पीएच कितना होता है, यहाँ पर ब्लड का पीएच कितना होता है, अम्ल वर्षा का पीएच कितना होता है, और लिटमस से रिलेटेड सारे आपको करके जाने हैं। क्षार और अम्ल क्या होता है, ये आपके पूरे उसमें दिया हुआ है 10th क्लास में। तो यहाँ से प्रश्न बनकर आते हैं। प्रश्न सिंपल आएंगे, इसलिए आप लोगों से ये प्रश्न पूछा गया है, नीले लिटमस को लाल कौन करेगा, अम्ल करेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से ये आता होगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। रक्षात्मक पदार्थ हमारे उसमें बॉडी में क्या होता है, विटामिन देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रोटीन क्या काम करता है, वसा क्या कार्य करता है, ऊर्जा के लिए वसा होता है, याद रखना। ऐसे ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके बॉडी को अगर एक
यहाँ पर फिटनेस कहेंगे या फिर कोशिका को दोबारा से बनाने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करेगा? प्रोटीन करेगा। विटामिन आपको क्या करेगा? रक्षात्मक पदार्थ यहाँ पर होता है, इस चीज़ को आपको देखना है। आपकी शरीर की रक्षा विटामिन करता है। आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है? ऐसे प्रश्न आप लोगों को छोड़कर, देखो ये प्रश्न वो होते हैं, ये मानकर चले, जिनको आप स्किप करें। यदि नहीं आते हैं तो स्किप करें, क्योंकि ये डायरेक्ट आपको तभी आएंगे जब आप इसको कर पाएंगे। टिट्रिकल इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा, याद रखना। मानव निर्मित धान्य क्या होगा यहाँ पर? टिट्रिकल इसका बिल्कुल सही उत्तर होता है। आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा पौधा मरुभिद्ध होगा? मरुभिद्ध यानी आप लोग समझ सकते हैं, मरुभिद्ध कौन सा होगा? करेल इसका सही उत्तर हो जाएगा। करेल इसका सही उत्तर है। ध्वनि अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि अधिकतम किसमें होती है? तो आप लोग जानते हैं स्टील के अंतर्गत आपकी ध्वनि सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। किसमें होगी ध्वनि सबसे ज़्यादा? आप लोगों की ठोस में देखने को मिलती है, आप लोग इसको जानते होंगे। प्रकाश सबसे ज़्यादा किसमें देखने को मिलता है? आपको कमेंट सेशन पर बताना है, ठीक है। आगे चलेंगे। एक सामान्य प्रौढ़ व्यक्ति, यानी यहाँ पर पूछा गया है, सामान्य व्यक्ति के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आपका रक्त का दबाव, जिसको बीपी कहते हैं, ब्लड प्रेशर, उसका जो मेन होता है 120 से 80 तक होता है। ये महत्वपूर्ण है, आपको ये सारे के सारे लेवल याद करने हैं जो मानव से रिलेटेड है। याद रखना, हो सकता है ऐसे प्रश्न आपको इस बार देखने को मिले, ठीक है। आगे चलते हैं। परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। ये आपके 9th क्लास के चौथे लेक्चर के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। हमारे चैनल पर ये पूरा मैंने इसकी वीडियो डाली है, आप वहाँ से आराम से देख सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? बोहर और रदरफोर्ड का मॉडल इसकी यहाँ पर व्याख्या करता है। आगे चलेंगे। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है। जल्दी बताएं, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे जीवित प्रतिरक्षियों का। याद रखना, जीवित प्रतिरक्षियों का इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग कह रहे होंगे कि हम लोग थोड़ा जल्दी करा रहे हैं। मेरा बस कराने का उद्देश्य बस इतना है कि आप लोग इसको जल्दी जल्दी करें, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। इसकी पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर देखने को मिलेगी, ये मानकर चलें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जल्दी जल्दी करना है। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, जिस कारण से मैं इसको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। डेसिबल की इकाई किसकी होती है? सब लोग जानते हैं। जहाँ भी डेसिबल आएगा आप लोग ध्वनि से रिलेट करना, तो ध्वनि की तीव्रता आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। शाखाओं से पत्तियां झड़ जाती हैं, निम्न के कारण हैं। यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर देखो कोई भी ऐसा कारण नहीं है, इस चीज़ को मानकर चले। कॉर्क के बाहर विगलन परत के बन जाने के कारण ही ऐसा होता है। याद रखना, कोई ऐसा अलग कारण नहीं है। कॉर्क के बाहर आप जानते हैं एक पेड़ है, पेड़ के बाहर एक यहाँ पर कॉर्क होता है, उस कॉर्क में एक यहाँ पर मानकर चलें विगलन परत बन जाती है, जिसके कारण से शाखाओं से पत्तियां झड़ने लगती हैं, और इसका कोई दूसरा साइंटिफिक कारण नहीं है, ठीक है। आगे चलेंगे। स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये परावर्तन पर करती है। मैंने पहले ही बोला था, परावर्तन और अपवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। परावर्तन के नियम, जिसको स्नेल का नियम आगे देखेंगे आप लोग, ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हो रहे होंगे, इसको पूरा आपको करना है, ठीक है। आगे चलेंगे। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो फेरस ऑक्सलेट के रूप में किया जाता है। याद रखना, किडनी के अंतर्गत जो आपका स्टोन बनता है, किडनी के अंतर्गत जो स्टोन बनता है वो भी ऑक्सलेट के कारण ही बनता है। वो कौन से ऑक्सलेट के कारण बनता है आपको मुझे कमेंट सेशन पर बताना है। आगे चलते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या होगा? वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना या बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फलों का उत्पादन, शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन। इसमें एक ही सही लग रहा है, वो है आपका ए वाला। इस चीज़ को आप लोग देख लेना, 40वें का ए बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का होगा। आगे चलते हैं।
शुक्राणु के एस्क्रोम का क्या कार्य होता है? कल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न बनकर आपके सामने आने वाले हैं, क्योंकि शुक्राणु और अंडाणु से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो इसमें क्या होगा, एस्क्रोम का कार्य क्या होगा? अंडाणु को सक्रिय करना होता है, इस चीज़ को आपको देखना होगा। उसके बाद इसका कार्य होता है अंडाणु को भेदना। पहले मेन होगा ये सक्रिय करता है, इस चीज़ को आप देखना, ये महत्वपूर्ण है। इस चीज़ का मैंने कम्युनिटी बॉक्स में भी ये वाला क्वेश्चन डाला था। तो इसमें क्या हो जाएगा, अंडाणु को सक्रिय करना इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? कौन सी राशि यहाँ पर सदिश नहीं होगी? न्यूटन हो, बताइए, वेग होगा, बल होगा या आयतन होगा? जल्दी बताएं। सदिश राशि की बात की गई है तो आयतन हो रहा होगा। आयतन जिसको वॉल्यूम कहते हैं, यह एक अदिश राशि है। आप लोग मेरे कल मैंने जो वीडियो डाली थी उसमें आप आराम से उसको देख सकते हैं। लगभग मैंने 15 आपको सदिश राशि बताई हैं और लगभग 10 आपको अदिश राशि मैंने आपको अच्छे से बताई हैं। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। आगे चलते हैं। हैवर विधि के अंतर्गत, देखो पिछली बार ये प्रश्न बना था इसलिए मैं डायरेक्ट लेकर आया हूँ। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। हैवर विधि में अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाएगा? देखो आप लोगों के लिए कैटेलिस्ट जो उत्प्रेरक होता है इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और यहाँ पर ये मानकर चलें प्रश्न यहीं से बनकर आएंगे। तो इसमें लोहा इसका सही उत्तर होगा। याद रखना, लोहा इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। रात्रि के समय वृक्षों के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती, ऐसा इसलिए होता है, याद रखना, ये रात्रि के समय CO2 छोड़ते हैं, यही इसका मेन उद्देश्य है। आप लोग जानते हैं CO2 आपके लिए उपयोगी नहीं है, आपके लिए उपयोगी है ऑक्सीजन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है, चीज़ को आपको देखना चाहिए। ठीक है। सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक आयरन किसके अंतर्गत पाया जाएगा? हरी पत्तीदार सब्जियों के अंतर्गत पाया जाता है। इसलिए कहते हैं जिसको आयरन की कमी है उसको ब्लड की कमी होगी, और यदि आयरन को पूरा करना है तो लोहे वाली आप लोगों की क्या होती है, कढ़ाई होती है, उसमें आपको हरी सब्जी हाँ खानी चाहिए, जिससे आपको लोहे की प्राप्त मात्रा मिल जाती है। डॉक्टर यही सलाह देता है आप लोगों को। आगे चलते हैं। किसी भी किसी की यहाँ पर लिखा है, किसी की संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण का अध्ययन को क्या कहा जाता है? याद रखना, महत्वपूर्ण है। संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाता है इथनोलॉजी। इथनोलॉजी इसका सही उत्तर है। आगे चलेंगे। देखो ये लॉजीज वाले जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से प्रश्न हर बार एक प्रश्न तो मानकर चलें आपके यहाँ पर आता ही है जिसमें हम अध्ययन करते हैं। देखो लॉजी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अध्ययन करना। यहाँ पर ये सारे महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हो जाते हैं। लगभग 50 लॉजीज हैं जहाँ से एक नंबर का प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। मैं बस इतना कहूँगा, मैं आपको टॉपिक बता सकता हूँ, आप वहाँ पर जाके नेट में जाइए, गूगल में जाइए, कहीं भी जाइए, लॉजीज आपको पूरा करके जाना है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आगे चलेंगे। यहाँ पर दूसरा प्रश्न, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 47वां, इसको ध्यान से देखें। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र में अंधेरे कमरे में आता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता। सिंपल सी बात है, यदि आप धूप से अपने कमरे में आते हैं तो कुछ देर तक आपको धुंधला दिखाई देता होगा। उसका कारण क्या है? अब यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी ए को लगाएंगे, परंतु ए वाला आपका गलत हो जाएगा। देख लेना, ये महत्वपूर्ण है। इसका उत्तर होगा आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस चीज़ को आपको देखकर जाना है। आपको याला नहीं लगाना। देखो आप इसमें तो नहीं करेंगे, ये दोनों तो बिल्कुल गलत हो जाते हैं। पुतली के आकार में परिवर्तन, ये दोनों यहाँ पर याला जो प्रश्न है पुतली के आकार में परिवर्तन, याला प्रश्न इससे रिलेट जरूर करता है, परंतु इसका उत्तर आप लोगों का डी जरूर हो जाएगा। आँखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होना। अब प्रश्न आपका आता है यहाँ पर, नाभि की आपूर्ति समूह में कितने देश हैं? देखो पहले तक तो 45 थे, परंतु 2022 तक 48 देश हैं। इसके अंतर्गत यहाँ से पूछा जाएगा इसका मुख्यालय कहाँ है? USA के अंतर्गत है। यदि आपसे पूछ लिया जाए इसके चेयरमैन की, तो गुस्तावो आंचिल है। गुस्तावो आंचिल, याद रखना, गुस्तावो आंचिल। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, गुस्तावो आंचिल इसके क्या होंगे? चेयरमैन होंगे। इसका जो क्या कहते हैं मुख्यालय है कहाँ है? USA में है। 48 देश इसमें 2022 तक हैं। याद रखना, महत्वपूर्ण है। क्या भारत इसका सदस्य है या नहीं, आप मुझे कमेंट सेशन पर बताएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। देखो ऐसे प्रश्न भी पिछली बार पूछे गए थे। पिछली बार आयोडीन 31 के बारे में पूछा गया था, परंतु इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने सोडियम 24 होगा। याद रखना। अब आपको ये बताना है आयोडीन 31 क्या करता है, कोबाल्ट 60 किसके लिए उपयोग किया जाता है। ये सारे समस्थानिक इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको समस्थानिक जितने भी हैं आप लोगों को अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए कौन से समस्थानिक का प्रयोग करेंगे, सोडियम 24 का। आगे चलते हैं। मानव में विटामिन ए संचित रहता है, किसके अंतर्गत रहेगा, तो ये यकृत के अंतर्गत रहता है। 24 मिनट में हमने अभी तक 50 प्रश्न पूरे कर दिए हैं। आशा करता हूँ आप अभी तक हमारे साथ बने होंगे। लगभग अभी 50 प्रश्न और हैं, आपको हमारे साथ बने रहना है। लाल चींटियों में क्या पाया जाता है, सब लोग जानते होंगे, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। एक छोटी चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, लगभग 100 प्रश्न में से आपके 40 प्रश्न बहुत नॉर्मल प्रश्न होते हैं जो लगभग सभी विद्यार्थी करके आ जाएंगे। 20 प्रश्न सिर्फ वही विद्यार्थी करेगा जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, और उसके बाद जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो विद्यार्थी करते हैं जो यहाँ पर पेपर को निकाल रहे होंगे। ठीक है, आशा करता हूँ 70 से 80 इसके बीच में आपकी कट ऑफ इस बार रह सकती है, और ये बहुत अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सभी विद्यार्थियों से मेरा बस कहना ये है कि आप लोगों को क्या करना है कि अपने पास सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि सिंपल क्वेश्चन को सबसे पहले हैंडल किया जाए। वो लगभग अगर 40 आए या 50 क्वेश्चन आए, अगर 50 नॉर्मल प्रश्न हैं तो ये मानकर चलें 80 उसकी कट ऑफ जाएगी। 30 नॉर्मल प्रश्न हैं तो उसकी कट ऑफ 70 या 75 जाएगी, ये मानकर चलें। इससे ज़्यादा आज इसकी कट ऑफ नहीं रह सकती। आगे चलेंगे। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है। गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगता है, तो ऑक्टेन की संख्या के कारण लगता है। अब ऑक्टेन क्या है आप मुझे कमेंट सेशन पे बताएंगे। दूसरा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप कहेंगे सर अभी तक तो पेपर हुआ ही नहीं, आप लोग कट ऑफ कैसे बताते हैं। देखो हम लोग यहाँ पर अनुमानित कट ऑफ बता रहे हैं, हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि जो पेपर यहाँ पर पूरा जीके का होता है, पूरा साइंस का होता है, तो उसमें कट ऑफ लगभग 80 और 75 बहुत अच्छे अटैम्प्ट होते हैं। ठीक है, अगर उसमें बेशर्ते चीटिंग नहीं की जाए तो 80 से 75 बहुत अच्छे नंबर होते हैं, ये एक टॉपर वाले नंबर होते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप इसको समझे होंगे। और आगे चलते हैं। मूत्र रोगों में प्रयुक्त यूरोट्रोपिन बनाई जाती है, किसके कारण बनाई जाती है, सब लोग जानते होंगे। मूत्र रोगों में प्रयुक्त जो यूरोट्रोपिन होती है किससे बनाई जाती है, तो वो फॉर्मल्डिहाइड से बनाई जाती है। चीज़ को आप लोग देख लेना, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। मनुष्य में स्वेच्छावास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है। ये वाला प्रश्न पिछली बार बना था, तो 16% इसकी होती है। ठीक है, मैंने कहा था मैं कुछ प्रश्न ऐसे लाऊंगा जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं, ऐसे प्रश्न आपके उसमें आते हैं। आगे चलेंगे। जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयुक्त किया जाएगा, बायोफोकल, जिसके अंतर्गत मैं अगर आपसे बात करूं, नीचे उत्तल लेंस देखने को मिलता है और ऊपर अवतल लेंस देखने को, ऐसे ही प्रश्न आपको उसमें देखने को मिलते हैं। दोनों लेंस उसके अंतर्गत होते हैं। ठीक है, जिसमें अवतल भी होगा और उत्तल भी होगा। बायोफोकल लेंस आपके जरा दृष्टि दोष, इसको प्रेसोबायोपिया कहते हैं, इस चीज़ को याद रखना। ऐसे ही इंपॉर्टेंट हैं दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 किलोग्राम राशि, याद रखना 1 किलोग्राम जो राशि है 1 केजी राशि है का वजन होता है, कितना होता है, 9.8 न्यूटन इसका वजन होता है। आगे चलते हैं। लेजर का आविष्कार किसने किया। देखो मैंने कल भी कहा था, जितने भी आविष्कार वाले प्रश्न हैं लगभग नहीं भी तो 150 मानकर चलें। एक बार इनको अच्छे से पढ़ लें और लगभग एक कॉपी में लिख लें अपने, और उसको बार बार रिवीजन करते रहें। वादा करता हूँ एक प्रश्न आपका यहाँ से आविष्कार से जरूर आएगा। मैंने जितने भी टॉपिक ऊपर क्वेश्चंस में बताए हैं वो भी जरूर कर लेना। लेजर का आविष्कार किसने किया है, TH मेनन के द्वारा किया गया है। आगे चलते हैं।
ऊंट की कूबड़ किस उत्तक की बनती है? उत्तक वाला चैप्टर आप लोग देख ले, वहाँ मैंने अच्छे से उत्तक को करवाया है। उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्य के यानी जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने पूरा अच्छे से करवाया है। इसमें बात की गई है जंतु उत्तक, जिसमें ऊंट की बात की गई है। ऊंट के ऊपर जो कूबड़ निकली रहती है वो आपकी वसा से बनती है। किससे बनती है? वसा से बनती है। तो वसामय उत्तक इसका सही उत्तर होगा। आगे चलेंगे। हर गोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, हर गोविंद खुराना हो गया या फिर भारत में जितने भी विज्ञान जगत से रिलेटेड हैं, चाहे वो भौतिक विज्ञान है, रासायनिक विज्ञान है या फिर आप लोगों का जीव विज्ञान है, उसमें जिनको भी नोबेल पुरस्कार मिला है वहाँ से प्रश्न आपको बनकर आएगा। तो आपको सारे नोबेल प्राइज करने हैं, लगभग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो चिकित्सा विज्ञान के अंतर्गत इनको दिया जाता है। आगे चलेंगे। तीन मौलिक परिणाम, ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ आप इसका आंसर क्या देंगे? पुंज, लंबाई और समय बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखो मैं सारे प्रश्न जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, रीज़न सिर्फ इतना है कि आप इसको दोबारा से कर सकें। ये अगर मैं 100 क्वेश्चन बिल्कुल समझाने बैठूंगा तो मानकर चलें 1.5 घंटा लग जाएगा। अभी आपके 60 प्रश्न हुए हैं और 30 मिनट, यानी हम आधे मिनट में एक प्रश्न कर रहे हैं। बिल्कुल आपको ये मानना चाहिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि आप इसको दोबारा से कर लें। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको अच्छा नंबर लाना है। मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आप लोग इस वाले पेपर को 2 बार करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें, वहाँ पर इसकी PDF आपको अभी डाल दी जाएगी, आप लोग वहां जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। रबड़ उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, क्या होगा? एनिलीन। याद रखना, बेंजीन मत करना, एनिलीन इसका सही उत्तर होगा। बहुत सारे विद्यार्थी बेंजीन करके आ जाते हैं, बेंजीन नहीं होगा, एनिलीन इसका सही उत्तर है रबड़ के अंतर्गत। रबड़ उद्योग में बहुलता में प्रयुक्त होता है एनिलीन। ठीक है, आगे चलेंगे। आंसू गैस बहुत महत्वपूर्ण है। आंसू गैस के बारे में मैंने पिछले वाले उसमें भी समझाया था। आंसू गैस क्या होती है आपको पता होगा। इसका जो रासायनिक नाम है एल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन होता है। ठीक है, एल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन इसका सही उत्तर है। आगे चलेंगे। सीमेंट, देखो पिछली बार सीमेंट से प्रश्न बना था। सीमेंट किस किस से बनता है ये मैंने पहले ही बताया था। इसके कच्चे माल क्या क्या होते हैं? चूना पत्थर होगा, मृतिका होगा जिसको हम सिलिका कहते हैं, चूना पत्थर होगा और जिप्सम होगा। जिप्सम से क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O में अगर हम 1.5 जल मिला दें तो आप लोगों का जिप्सम तैयार हो जाता है। मृतिका आप लोग सब जानते हैं, सिलिका सिलिकॉन हो, यहाँ पर सिलिका होता है, आपको अच्छी तरह पता होगा। और दूसरा अगर मैं आप लोगों से कह दूं कि चूना पत्थर आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, इससे ही मिलकर बनता है आप लोगों का सीमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। पृथ्वी पर पलायन वेग, ऐसे प्रश्न मैंने सिंपल सिंपल इसलिए रखे हैं क्योंकि सिंपल प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। इतनी वेग से अगर कोई भी वस्तु पृथ्वी से अगर आपको बाहर करनी है, सारे सैटेलाइट में आपका यही वेग लगता है। ठीक है, अगर आपको पृथ्वी की तल या फिर पृथ्वी की सतह से कोई वस्तु वायु में आपके क्या कहते हैं आकाश में भेजनी है तो उसको इतने वेग से भेजना होगा। ये मानकर चलें, इसी को पलायन वेग कहते हैं। आगे चलते हैं। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं क्या? उनकी यांत्रिक मदद हेतु। याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बायो में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये पादप जगत के अंतर्गत है और यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। एक बार और बता देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। एफीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होते हैं। ऐसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं क्या? उनकी यांत्रिक मदद के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं 66वें का देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं? देखो आपने अगर हमारी कोशिका यानी सेल वाला चैप्टर नहीं देखा है तो मैं पहले ही बोलूँगा ये बहुत कॉमन सा
लेक्शन है, बहुत कॉमन सा लेसन है। याद रखना आप लोगों का 9th क्लास में बायो का सबसे पहला चैप्टर है और यहाँ से मानकर चलें 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या बोला गया है, यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जो जीव हैं कोशिकाओं से बने होते हैं, वो टी स्वान ने कहा था। इस चीज़ को देख लेना। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, एक लकड़ी की छाल में क्या कहा था, यहाँ पर सेल की खोज की थी। ये महत्वपूर्ण है। मनुष्य के अंतर्गत किसने खोज की थी, आप हमें कमेंट सेशन पर बताएंगे। आगे चलते हैं। इसमें लिखा है टीनिया पेडिस नामक एक कवक से उत्पन्न होने वाली बीमारी है एथलीट फुट। याद रखना पिछली बार पूछा गया था, सब लोग एथलीट फुट को पहचान गए होंगे। यहाँ से प्रश्न बनकर आते हैं। टीनिया पेडिस नामक एक कवक होता है, उससे उत्पन्न होने वाली बीमारी एथलीट फुट होती है। आगे चलेंगे। हमने पादप रोग और जंतु रोग पूरे करवा दिए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आगे चलेंगे। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है, चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर की तरफ संकेत करती है। इस चीज़ को आपको देखना है। आगे चलेंगे। शुष्क सेल, देखो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रतौंधी मैंने ऊपर बता दिया, यहाँ पर विटामिन ए की कमी के कारण होता है, सब लोग जानते होंगे। आगे चलेंगे। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं, सब लोग जानते हैं 7 रंग होते हैं। इस चीज़ को आपको बिल्कुल नहीं थोपना है। यहाँ पर इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। ये सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं, आपको अच्छे से कर जाना है। ठीक है, करते हैं आगे से। तो सूर्य में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं, ये भी आपको करके जाने हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, जब भी झरने से पानी नीचे की ओर गिरेगा तो उसका ताप यानी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का यहाँ पर क्या होगा, समान गति होगी, समान वेग होगा, या समान त्वरण होगा, या समान बल होगा। तो इसका उत्तर क्या है, समान एक्सेलरेशन होता है। याद रखना, जब भी स्वतंत्र रूप से शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का समान त्वरण होता है। इस चीज़ को आपको रट कर चले जाना है, कैसे भी करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आपसे बार बार पूछा जा सकता है। ठीक है, वेग तो नहीं होगा, क्योंकि वेग ऊपर जाने पर क्या होगा, जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंक देते हैं तो वेग यहाँ पर शून्य हो जाता है। तो वेग तो कभी नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, चीज़ को आपको देखना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों का -273 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। 75वें की बात करते हैं। तो द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, वाष्पन कहा जाता है। देखो ये महत्वपूर्ण है, आपको ये पता होना चाहिए कि द्रव से कब यहाँ पर वाष्प बदलेगा, कब वाष्प से द्रव बदलेगा, और कैसे करके ये सारी की सारी प्रक्रिया आप लोगों को हमने अपने चैनल पर आप लोग जाइए, वहाँ पर आप लोगों को रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर देखने को मिलेगा। उसमें हमने अच्छे से आपको बता दिया है किसको कथनांक कहते हैं, किसको गलनांक कहते हैं, कब वाष्पन की क्रिया होती है, कब ऊर्ध्वपातन की क्रिया होती है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने आपको वहाँ पर समझाई हैं। आप हमारे चैनल में जाके हमारे प्लेलिस्ट वन दरोगा के उसमें देख सकते हैं, जिसमें हमने रसायन विज्ञान या फिर हमने पहला चैप्टर मानकर चलें 9th क्लास का पहला चैप्टर, उसमें हमने अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। साबुन के पतले बुलबुले का रंग का कारण क्या होता है। देखो मैंने कहा था ना, मैं वृत्तीकरण के लिए एक अलग से लेकर आऊँगा, तो इसका उत्तर होता है वृत्तीकरण। ये इंपॉर्टेंट हैं सारे के सारे। परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, अपवर्तनांक हो गया, प्रकीर्ण हो गया, विवर्तन हो गया, व्यतिकरण हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इससे इसके उदाहरण क्या क्या हैं। तो साबुन के पतले बुलबुले का रंग का कारण क्या होता है, व्यतिकरण होता है। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। आगे चलते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था, प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर क्या होगा, CaSO4 का होल ट्वाइस। यहाँ पर देखेंगे तो आप लोग 1.5 H2O, यहाँ पर एक है क्या होगा, आधा H2O होता है। अगर मैं इसमें 1.5 H2O और मिला दूँ तो आपका क्या बन जाएगा, जिप्सम बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो 1 किलोमीटर बिल्कुल सही है, 1 गीगामीटर बिल्कुल ये भी सही है, 1 मेगा बिल्कुल सही है। माइक्रो की बात करेंगे तो -6 होगा, ये गलत है आपका। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग देख लेना, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे।
दूरदृष्टि दोष क्या है? दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है? देखो, दूरदृष्टि दोष क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जब भी हम कोई भी यहाँ पर आपका ये लेंस है, इस लेंस से कोई भी होगा तो इसमें आपका बनना तो रेटिना में चाहिए, परंतु ये रेटिना के पीछे जाकर बन जाता है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण। इसमें आपको ये कमेंट सेक्शन बताना है कि कौन सा लेंस उपयोग में किया जाता है जिससे ये दोबारा से रेटिना पर जाकर बन जाए। ठीक है, तो इसमें दूरदृष्टि दोष में क्या होगा? रेटिना के पीछे बनता है, तो ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेत्र रेटिना के पीछे जाकर इसमें प्रतिबिंब बनेगा। आगे चलते हैं। 20 प्रश्न हैं, आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। जो व्यक्ति हमारे साथ अभी भी बना हुआ है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, थोड़ा संघर्ष जरूर इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 मिनट हमारे को दे नहीं सकते तो ये मानकर चलें आपका एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके लिए ही ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और मैं पहले ही बोलूँगा, बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर ये कहेंगे कि सिंपल क्वेश्चन है, हम क्यों करें। जिस दिन पेपर आपका सामने आएगा तो आप सिंपल क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं, इसलिए हम लोगों ने कठिन प्रश्न ना रख के यहाँ पर सिंपल प्रश्नों को रखा है। आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न की सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी। लगभग यहाँ से अगले 3 या 4 दिन में एक और प्रश्न पत्र आने वाला है। मैंने कहा था पेपर से पहले 10 मॉक टेस्ट आपको मैं दूंगा और वो मैं पूरे करा कर रहूँगा, चाहे किसी भी हाल में आपको बिल्कुल मिलते रहेंगे। हर 4 दिन में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम लोगों ने पूरी वीडियो की तैयारी, आरओ एआरओ की तैयारी के लिए भी सोचा है। और जितने विद्यार्थी आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस फ्री में प्रोवाइड करवाया जाएगा, ये हम लोगों ने सोचा है। और आशा करता हूँ आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़ेंगे, अपने भाई बहनों को इसको शेयर करेंगे। ठीक है, 80वां प्रश्न है, कैलोरी मीटर बनाया जाता है? ऐसे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो, तांबा इसका सही उत्तर है। बहुत सी जगह पर तांबा और एल्युमिनियम भी दिया जाता है, परंतु मेन जो कभी कभी पूछा जाता है वो डायरेक्ट तांबा पे आता है, तो तांबा इसका सही उत्तर होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि कैलोरी मीटर एल्युमिनियम का नहीं बनता, जरूर बनता है, परंतु सबसे ज़्यादा यहाँ पर तांबा इसका इंपॉर्टेंट है। याद रखना, इसका उत्तर क्या होगा? तांबा होगा। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है? जल, H2O। याद रखना, H2O में सबसे ज़्यादा यहाँ पर विशिष्ट ऊष्मा होती है। ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं। आर्कमिडीज का सिद्धांत सब लोग जानते हैं। आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या है कि सब लोग, आप लोगों को ये पता होना चाहिए, कोई भी वस्तु अगर तल से जाएगी तो वो अपने ऊपर की ओर उसी को धक्का देती है। आप लोगों को ये पूरे अच्छी तरह पता होगा। तो ये प्रवलन के नियम पर होता है। पलवन के नियम के, ये बिल्कुल इसका सही उत्तर है। याद रखना, ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आर्कमिडीज के सिद्धांत पर जितने भी आपके उदाहरण हैं उनको पूरा कर लीजिए। यहाँ से प्रश्न आपको इस बार देखने को जरूर मिलने वाला है। आगे चलेंगे। माइटोकांड्रिया किसमें नहीं होता? याद रखना, किसमें अनुपस्थित होता है यानी नहीं होगा, तो जीवाणु के अंतर्गत नहीं होता। ठीक है, याद रखना, जीवाणु क्या है? बैक्टीरिया है। मैंने बैक्टीरिया, कवक और विषाणु, इन सबको अच्छे से समझाया है अपने चैनल पर। यदि आपको नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, वहां आप हमारे से पीडीएफ ले लीजिए। वहां बहुत अच्छे से मैंने जीवाणु भी समझाया है, हरे शैवाल, नीले शैवाल और भूरे शैवाल के बारे में, यानी शैवाल 3 प्रकार के मैंने पूरे अच्छे से समझाए हैं। वैसे शैवाल होते हैं 11 प्रकार के, परंतु जो मेन इंपॉर्टेंट होते हैं 3 प्रकार के हैं, उनके नाम क्या क्या हैं वो भी समझाए हैं। कवक के बारे में भी अच्छे से समझाया है और ईस्ट के बारे में भी। ये सारी चीज़ें आप लोगों को तभी समझ में आएंगी जब आपको पूरे ऑप्शन आते होंगे। याद रखना, देखो, क्वेश्चन को तभी हैंडल किया जा सकता है जब आपको 1 या 2 जो आपके ऑप्शन हैं वो भी आपको आते हों, तभी आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। जीन शब्द का प्रतिपादन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जौनाहासन, याद रखना, जौनाहासन या इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलेंगे। कॉर्बेटर, ये देखना, कॉर्बेटर जो आपका होता है इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है, याद रखना, पेट्रोल के साथ जब हवा को मिश्रित करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये एक अलग सा क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेगा, ये 12th के अंतर्गत है। ठीक है, जब आप 12th पढ़ेंगे तब वहाँ आपको कार, इंजन, इन सब के बारे में पता बिल्कुल आगे देखने को मिलेगा। बस आपको अभी ये करना है, कॉर्बेटर होता है क्या है? पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, इसको भी अच्छे से देखना। एक समान जब भी चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो एक दूसरे के समांतर होंगी, ठीक है, इसका यही एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से डिनोट करते हैं और आपके जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको ई से डिनोट किया जाता है। आशा करता हूँ आपको पता होगा। इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और उसके दाएं हाथ का नियम। टिश्यू कल्चर इंपॉर्टेंट है। टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। ये किसके लिए है, अनुवांशिकी के लिए। इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा, अनुवांशिकी के लिए, या फिर आपका मैं कह सकता हूँ पेड़ पौधों के रिलेटेड होता है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उसके अंतर्गत आप लोगों को टिश्यू कल्चर का आएगा, तो अनुवांशिकी के लिए बिल्कुल सही उत्तर है इसका। विरंजक चूर्ण की बात करेंगे तो विरंजक चूर्ण आपका क्या है, विरंजक चूर्ण आप लोगों का यहाँ पर होगा CaOCl2। CaOCl2 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। CaOCl2 इसका सही उत्तर है। मिनी माता रोग, मिनी माता रोग किसके अंतर्गत आएगा, जल में मरकरी के प्रदूषण के लिए। जब भी मिनी माता रोग होगा यहाँ पर मरकरी, याद रखना, जल में जब भी मरकरी का प्रदूषण होगा तो मिनी माता रोग के अंतर्गत देखा जाएगा। प्राथमिक रंग, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, लाल, हरा और नीला। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं, जल्दी जल्दी इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न बनकर आते हैं आपके। आगे चलते हैं, ऊष्मा के संचरण के लिए क्या उपयोगी है, कौन सी विधि है। ये तीनों विधियाँ ऊष्मा के संचरण के लिए उपयोगी हैं, जिसमें चालन भी है, संवहन भी है, विकिरण भी है। तो ये सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉरी, ये तो कंप्यूटर का आ गया है, इसको आप लोग काट दीजिए, ठीक है। यहाँ से प्रश्न थोड़ा सा इसको काट दीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, दो वेक्टर जिनका मान अलग है, जो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य होगा। याद रखना, जो परिणामी मान होगा वो शून्य कभी नहीं हो सकता, ठीक है। दो वेक्टर होंगे, वेक्टर मतलब सदिश राशियां हैं, जिनका मान अलग है उसमें क्या होगा, वो कभी भी शून्य नहीं हो सकते, ठीक है। इस चीज़ को आपको देखकर जाना है। आगे चलेंगे, जैव विविधता का संबंध किससे है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पृथ्वी पर मिलने वाले सभी पेड़ पौधों से, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, परंतु इसका जो बेस्ट उत्तर है वो आप लोगों का पृथ्वी पर मिलने वाले सभी पेड़ पौधों से हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर वन्य जीव विविध रूपों से लिखेगा, वन्य में पाए जाने वाले पेड़ पौधों से होगा, प्रकृति में पाए जाने वाले। ये होने को तो सभी सही हैं, परंतु यहाँ पर बेस्ट इसलिए है क्योंकि ये पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पेड़ पौधों को रिलेटेड करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगें उत्सर्जित करता है, किसमें, एक ही आयाम में। इसको मैं इंपॉर्टेंट कहूँगा। आगे चलते हैं, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है। सबको पता होना चाहिए विद्युत ऊर्जा का स्रोत। जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे पास सौर बैटरी ही रहेगी जो सन यानी सूर्य से उसको चार्ज करते रहेगी, ठीक है। आगे चलेंगे, संचालन बैटरियों में कौन सी धातु उपयोग में की जाती है, तो वो सीसा है, ठीक है, जिसको हम लेड कहते हैं। लेड इसके अंतर्गत होगा। लास्ट 3 प्रश्न हैं, खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन होगा, तो ये आप लोगों का कौन सा होगा, सोडियम बेंजोनेट। याद रखना, सोडियम बेंजोएट इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ये आपके खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सा रसायन है, सोडियम बेंजोएट। याद रखना, ऐसे ही प्रश्न आपके उसमें आते हैं। रवण निम्न में से क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, मैं आप लोगों को याद रखना, इसको मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूं। आप इसका क्वेश्चन सबको आता होगा, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 99 का प्रश्न आपको स्वयं बताना है मुझे कमेंट सेशन में। यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप जरूर इसका उत्तर देंगे। ये पिछली बार प्रश्न बनकर आया था तो यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। रबड़ निम्न में से क्या है, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट प्रश्न है, इसका मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाला था। लास्ट प्रश्न है आप लोगों का, चिकित्सा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को किन वैज्ञानिक चिकित्सक की शपथ दिलाई जाती है, तो हिप्पोक्रेट्स इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। अरिस्टो मत कर देना, थियोफ्रेस्ट मत कर देना, तो हिप्पोक्रेट्स इसका सही उत्तर है। यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करता हूँ लगभग हमने 47 यानी 48 मिनट में पूरे 100 प्रश्न पूरे करे। यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो आप
हमारे चैनल पर आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। दूसरा आप लोगों से मैं कहता हूँ कि आप लोगों के लिए बिल्कुल सही तरीके से क्या-क्या इम्पोर्टेंट है, क्या चीज़ें आपको छोड़नी है, इनके बारे में भी मैंने आपको अपने वीडियो में अच्छे से समझाया है। एक बार हमारी वीडियो जाकर ज़रूर देखें। यदि पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा पास टेलीग्राम ग्रुप है, आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप लोगों के लिए सारी मॉक टेस्ट हम लेकर आ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही वन दरोगा पूरा हो जाएगा तो आरओ एआरओ की हम लोग तैयारी पूरी स्टार्ट कर देंगे, जिसमें आप लोगों का एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की भी बिल्कुल अच्छी तैयारी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, लाइक करना है, हमारे चैनल को शेयर करना है, अपने छोटे भाई बहन जितने भी हैं उनको बताना है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दूसरा, ज्वाइन करना है जोशी सर क्लासेस देवभूमि टेलीग्राम ग्रुप को, आप वहाँ पर जुड़ जाएँ। वहाँ पर आप लोगों के लिए इसकी पूरी पीडीएफ डाल दी जाएगी। मिलते हैं हम आप लोगों से दूसरे किसी क्लास में या दूसरे किसी मॉक टेस्ट के साथ। हम आपसे बार बार एक ही स्लोगन बोलते हैं, आपका भरोसा, आपका विश्वास और आपका और हमारा यहाँ पर प्रयास हम लोगों को आगे सक्सेस की ओर ले जाएगा। मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, गुड बाय।